एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के रमज़ान बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। अभी तक बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है, जैसे कि फ़िलहाल मैंने कहा था ना बीच में भी कि यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी मुंबई में, बट लेकिन रमज़ान लगते ही मौसम इतना खूबसूरत हो गया है, इतना प्यारा हो गया है सच में। मतलब ना जो दिन के वक्त में धूप होती है ना, धूप तो अभी भी है लेकिन अब जो है हवाएं ठंडी चलने लगी है। मतलब हवा से ना महसूस नहीं होता है कि ना इतनी तेज़ गर्मी है। धूप तो अभी भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन कभी कभार तो ना धूप ना दोपहर के बाद बिल्कुल गायब सी हो जाती है, एकदम ना क्या कहते हैं छाँव हो जाती है। बिल्कुल ऐसा मौसम हो जाता है जैसे कि ना धूप है ही नहीं, थी ही नहीं, मतलब पूरे दिन भर से। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। रमज़ान की बरकत से अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई हुई है। सच में अल्लाह ताला हम पर हमेशा अपनी रहमत इसी तरीके से बरसाए। और ये देखिए वो जो डेकोरेशन है, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ज़िक्र किया था ना कि हमने डेकोरेट किया हुआ था, तो ये हमने यही डेकोरेशन की थी, मतलब अपनी लाइट्स वगैरह लगाई थी। पहले तो हम लोग ये सब ना बाहर विंडो पे लगाने वाले थे, तो बट फिर हमारे बीच में आपस में घर में डिस्कशन हुआ कि बाहर विंडो पे लगाएंगे तो सिर्फ बाहर वालों को देखने मिलेगा, बाहर वालों के लिए थोड़ा ही लगानी है, हमें तो अपने लिए लगानी है। तो फिर हम लोगों ने बहुत सोच के समझ के ना डिसाइड करके, हम लोगों को कोई कहीं और समझ में नहीं आया तो फिर हम लोगों ने ना हॉल में ही लगा दिया। फिर हॉल में मतलब इसलिए लगाया, हॉल में लगाने का रीज़न भी एक्चुअली ये है क्योंकि तरावी वगैरह ना सब हम लोग इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं ना, मतलब हम सारी लेडीज़ जितनी भी हम सब इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं ना, तो इस वजह से ये रहता है कि ना जब ये शाम के वक्त में मतलब इशा के वक्त जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना तरावी की, और ये लाइटें जली रहती तो इतना खूबसूरत नज़ारा रहता है, वो इतना पीसफुल माहौल रहता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है सच में ना। मज़ा आ जाता है, तरावी पढ़ने में बहुत मन लगता है, तो अच्छा लगता है। तो बस इसी वजह से ना हमने ये लगाया। सहरी में भी यही लाइटें जलती है, अगर हॉल में कोई रहेगा तो ये लाइटें जलती है, तो तब से बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, पता नहीं अलग ही किस्म का सुकून मिल रहा है। तो बस ये जो वक्त है ना, ये देखो जहाँ पर मोहम्मद करवटें बदल रहा है, ये सहरी के वक्त की बात है। मैं उठी हुई थी सहरी के वक्त में, और मैंने थोड़ा सा तहज्जुद की नफलें पढ़ती हूँ सहरी के बाद। जब सबसे पहले उठती हूँ मैंने 4 बजे, मतलब यहाँ पर मुंबई में ना 5:30 बजे सहरी ख़त्म हो रही है। बस उसी हिसाब से ना मेरा जो अलार्म सेट है ना वो 4 बजे का है। 4 बजे मैं उठती हूँ और आराम से ना 8-10 नफलें, कम से कम 8 पढ़ना नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 पढ़ती हूँ, और मिनिमम मैं 6 पढ़ती हूँ। 6 से कम मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, क्योंकि टाइम भी हो रहा होता है ना, सहरी करनी होती, बनानी होती है औरों के लिए भी। तो फिर बस इसी वजह से ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 नफलें पढ़ती हूँ। तो उस वक्त मैं नफल पढ़ने के लिए उठी हुई थी ना, तो मोहम्मद की जैसे आदत है हमेशा, जैसे मैं उठती हूँ मेरे उठते मोहम्मद को उठना लाजमी होता है। तो बस मोहम्मद जैसे मैं वहाँ से उठी ना, करवटें बदलने लगा, तो फिर पहले तो मैंने सोचा चलो ठीक है लाइट ऑफ़ करके पढ़ लेती हूँ कि ना, नहीं तो इसकी नींद ख़राब हो जाएगी। बट लेकिन फिर भी वो उठ कर बैठ ही गया था, कहना मम्मी सुबह हो गई है क्या। मैंने बोला नहीं सुबह नहीं हुई, सो जाओ अभी तुम। बोलता आप क्यों उठी हो, तो मैंने बोला मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हूँ, तुम सो जाओ, मैं अभी आकर लेट रही हूँ। बस फिर सो गया। फिर भी बीच में एक आध दफ़ा उठा वो, बट लेकिन उसके बाद में फिर सो चुका था। तो बस उसके बाद में नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद में मैंने सहरी करी, और सहरी में आज मैंने खाया था अंडा और ब्रेड, और अंडा और ब्रेड भी मैंने हाफ़ फ्राई अंडा और उसके साथ में ब्रेड लिए थे। तो शुरुआती कुछ दिनों में तो मैं बिल्कुल अंडा और ब्रेड पे ही गुजारा करती हूँ, मतलब सहरी में इसी की चीज़ की करती हूँ। उसके साथ में दूध रूह अफ़ज़ा वगैरह ले लेती हूँ, या फिर कभी दही की लस्सी ले लेती हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा कभी कुछ हुआ ना तो फिर ओट्स बना लेती हूँ। मतलब यही मेरी बेसिकली सहरी होती है। या फिर मतलब आगे जब कुछ 10-12 रोज़े गुजर जाते हैं ना, तो उसके बाद कुछ जैसे रात में जो भी कुछ बनाया थोड़ा बहुत वो खाया जा सकता है, बट शुरुआत के दिनों में तो बिल्कुल नहीं खाया जा सकता, क्योंकि फिर वो ना एसिडिटी होने लगती है। इवन अंडा भी ना सिर्फ हाफ़ फ्राई ही खाती हूँ मैं सहरी में, अगर मैं ऑमलेट वगैरह बनाकर खाऊंगी तो उससे भी एसिडिटी हो जाती है। तो इसलिए हाफ़ फ्राई एक तो ईजी भी होता है, आसानी से बन जाता है जल्दी से, सुबह के टाइम पर जैसे कम वक्त हो रहा होता है, तो इसलिए हाफ़ फ्राई जल्दी बन जाता है और खाने में मज़े का लगता है, और मुझे एसिडिटी भी नहीं होती उससे। तो बस उसी वजह से मैंने सुबह में इसमें सहरी में ब्रेकफास्ट करी, सहरी में मैंने उसी की करी। और तारिक ने भी अंडा और ब्रेड ही लिया था, बट लेकिन उन्होंने ऑमलेट बनवाई थी, और उसके साथ में वो दूध और रूह अफ़ज़ा लेते हैं। तो बस हमारा ये सहरी हो गई थी। बस फिर उसके बाद में सहरी होने के बाद में नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद में मैं एक सिपारा पढ़ने बैठ जाती हूँ। बस फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। फिर ये वाली क्लिप तो सुबह की थी, खैर जब मैं सुबह में सोकर उठी थी उस वक्त की क्लिप थी ये। बस सोकर उठने के बाद भी बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद में उसके बाद मैं फिर से बैठ जाती हूँ कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। मतलब रमज़ान का मेरा रूटीन ज़्यादातर यही रहता है, जब भी मेरे पास फ्री वक्त होता है ना, मैं जितना भी सिपारा मेरे से पढ़ा जा सके। वैसे तो हमेशा मैं कोशिश पूरी यही करती हूँ कि मैं एक सिपारे से कम पढ़े बिना ना उठूँ, बट कई दफ़ा ऐसा होता है ना थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम होता है, तो मैं आधा तो कम अज़ कम पूरा करती हूँ। और माशाल्लाह से मेरी ना स्पीड बहुत अच्छी है कुरान शरीफ पढ़ने के मामले में, मेरा बहुत अच्छी स्पीड है। तो मतलब 15 से 20 मिनट में, मतलब जब शुरुआती पारे ना 8-10
सिपारे, तो वो तो 15 से 20 मिनट में मेरा एक सिपारा कंप्लीट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस सुबह उठने के साथ ही ना पहले मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह कराती हूँ, और बस उसके बाद जैसे अगर स्कूल वगैरह होगा तो अब जैसे आगे, आज तो संडे का दिन था, मतलब पहला रोज़ा संडे का था ना, सर पहले रोज़े की बात है ये। तो बस आगे जब बच्चों की स्कूल वगैरह होगी, आयशा को स्कूल वगैरह भेजने के बाद में फिर मैं उसके बाद सिपारा पढ़ने बैठ जाऊँगी, क्योंकि फिर दोपहर में तो बाकी सारी चीज़ों की तैयारी शुरू हो जाती है इफ्तारी के लिए। मतलब दोपहर से तो खैर नहीं लगना होता है, बट लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तैयारी करके मैं रख देती हूँ। फिर अगर मुझे थोड़ी बहुत देर आराम करना हो तो मैं सो जाती हूँ, अदरवाइज़ वैसे मैं इतना सोना मेरा रमज़ान में होता नहीं दोपहर के वक्त में, मतलब। तो बस उसके बाद फिर अगर थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो असर से पहले मैं फिर से थोड़ा बहुत एक आध सिपारा या आधा सिपारा मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और रमज़ान के लिए ना मैंने ये नई वाली कुरान शरीफ ली है। इसके अंदर ना तर्जुमे के साथ में ये कुरान शरीफ है, और पूरा का पूरा कुरान शरीफ में, मतलब मैं जब भी पढ़ रही होती ना, एक दो सफ़ा पढ़ने के बाद मैं थोड़ा बहुत उसका तर्जुमा भी पढ़ती हूँ, ताकि मैं समझने की कोशिश करूँ कि क्या क्या अल्फाज है, उनका क्या क्या मतलब है, और ताकि और बेहतर तरीके से पढ़ा जा सके। तो इसलिए इस बार मतलब मैंने ये सोचा है कि मैं तर्जुमे के साथ वाली कुरान शरीफ को पूरा करूँ इंशाअल्लाह। तो बस देखिए, यहाँ पर ये इफ्तारी के वक्त की बात है, और मैं बना रही थी आज इफ्तारी में शामी कबाब। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, रमज़ान के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में इसकी आसान सी रेसिपी शेयर करती हूँ, जो बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाए। जैसे इफ्तार के टाइम पे ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए ना, जो जल्दी से जल्दी बन जाए और खूब मज़े की लगे। तो बस यहाँ पर ना मैंने वही बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर की जाए। तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत ईजी है और बहुत आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए, शामी कबाब बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर ना हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया है। मैं चिकन में बना रही हूँ, आप चाहे तो आप मटन में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है दोनों में। बल्कि मुझे ना जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे ना चिकन का टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार लगता है उससे बजाय उसके मतलब मटन के कीमे से ना मुझे चिकन का ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर अच्छा चिकन का आप कीमा लेना चाहें तो कीमा भी ले सकते हो, अदरवाइज़ आप अगर सब पीसेस भी ले लो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बाद में उसको आपको मिक्स करना ही है, पीसना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो फुल मतलब पीसेस भी ले सकते हो। बस अगर बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस है तो उसको थोड़ा छोटा छोटा कट कर ले, और बस उसको फिर आप मिक्स कर ले, मतलब इनमें सारे मसालों में, जैसे मैं आपको बताती हूँ आगे। और यहाँ पर मेरी कुछ आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन खाने की हो चुकी थी। यहाँ पर मैंने ये चने बॉईल किए हुए थे, जिसकी चने की चाट बननी होती है, तो ये उसके लिए चने उबाले हुए थे। और बस फिर मैंने कुकर खाली किया, क्योंकि ये छोटा कुकर है ना, तो इसमें आसानी से हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसको भी, चने भी मैंने उसी में डाल के बॉईल करे थे, और फिर मैंने उसको खाली किया क्योंकि बॉईल हो चुके थे। बस फिर मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। देखिए, चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, वॉश करके अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर चिकन को वॉश करने का एक और तरीका मैं आपको बता दूँ, मैंने शायद पहले भी बताया होगा, अगर आपका चिकन बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसको आप विनेगर से वॉश कर सकते हो। विनेगर से एकदम सारी स्मेल चली जाती है और अच्छा एकदम क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर जैसे मेरा हाफ़ kg चिकन है ना, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 कप दाल को ना भिगा लिया था। मैंने दोपहर में भिगा लिया था, 3 बजे के आसपास भिगा लिया था। तो अगर आप 2-3 घंटा भिगा सकते हो तो भिगा दो, कोई मसला नहीं, बट कम से कम आधे से पौना घंटा ये दाल भिगनी चाहिए, उससे कम दाल नहीं, मतलब उससे कम में नहीं बनाना। तो मैंने तो दोपहर में भिगा दी थी 3 बजे के आसपास, तो मेरी तो अच्छी खासी भीगी हुई थी। और ये डी मार्ट वाली दाल है, डी मार्ट की दालें इतनी ज़बरदस्त होती है ना, सच में वाकई में बहुत मज़ेदार होती है। मतलब अगर आप उसको थोड़ी देर भी भिगाओगे, थोड़ी देर भिगाने के बाद भी इतनी मोटी मोटी हो जाती है, और बहुत टेस्टी भी होती है वाकई में, और अनपॉलिश्ड होती है सच में। तो हमें तो डी मार्ट की दाल से बेटर कोई दाल लगती नहीं है। खैर, अभी डी मार्ट को छोड़कर रेसिपी पर आते हैं। ये देखो, मैं यहाँ पर आपको मसाले बता दूँ। यहाँ पर मैंने नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा लिया है, 2-3 लौंग ली है, 3-4 काली मिर्ची ली है, और 1 चम्मच भर के मैंने लिया है धनिया पाउडर, और मिर्ची ली है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। लाल मिर्ची अगर आप हरी मिर्ची भी डाल दो अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से आप उसमें लाल मिर्ची डालें। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के ली है मतलब हल्दी, धनिया पाउडर तो शायद मैंने बता चुकी हूँ, और 2 चम्मच भर के मैंने लिया है यहाँ पर गरम मसाला पिसा हुआ। आप होममेड मसाला हो या फिर आपके पास रेडीमेड हो, कोई भी गरम मसाला ज़रूर डालना, ये स्किप नहीं करना। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के ना ज़ीरा पाउडर भी लिया था। और बस ये सारे मसाले हैं, ये सब इसके अंदर डाल देंगे। और 2 टेबलस्पून के 2 से कम थोड़ा सा, मतलब 2 पूरा तो नहीं, 2 से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। और बस ये सब मसाले हम इसके अंदर डाल दें। वैसे तो ना यूजुअली जैसे आपने देखा होगा अक्सर सब ना इसके अंदर ना प्याज भी बॉईल करते हैं, प्याज भी डालकर इसके अंदर बॉईल, पर मैं प्याज इसके अंदर नहीं डालूंगी। मैं ना प्याज बाद में ना एंड में कट के चॉप करके इसके अंदर मिक्स करूँगी। तो बाकी वो आपके ऊपर, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर दें। मैं प्याज ना एंड में चॉप करके हम इसके अंदर डालेंगे, उससे बहुत मज़ेदार लगते हैं वाकई में। तो बस अब यहाँ पर मैंने ना 2 चम्मच के, 2 छोटे वाले चम्मच होते हैं टेबल स्पून वाले, वो 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाल दिया है। और बस इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, क्योंकि मैं इसको सीटी देने वाली हूँ ना। अगर मैं लो फ्लेम पे पका रही होती, मतलब थोड़ा सा अगर टाइम होता मेरे पास, अगर आपके पास में टाइम है तो आप पानी ना डालें, बस इसको लो फ्लेम पर ऐसे ही पका लें 7-8 मिनट, 10 मिनट के लिए। और अगर आप खुले बर्तन में पका रही तो आप बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि चिकन से भी पानी रिलीज़ होगा, तो ना इस वजह से ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो ना फिर वो उसके लिए ना सूखने के लिए प्रॉब्लम होगी।
और मतलब उसके लिए ना फिर मतलब ना शामी कबाब बनेंगे नहीं, टूट जाएंगे, फिर ना बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ना पानी जितना हो सके उतना कम ही डालना। और जब आप अगर आप खुले बर्तन में पका रहे हो तो जब तक पूरा पानी सूख नहीं जाता तब तक आप उसको पकाना। तो बस यहाँ पर देखिए, ये तो मेरी सब्ज़ी थी जो हमारे मतलब हमने जो खाने के लिए बनाया था। यहाँ पर मैंने ना लौकी गोश्त बनाया था, तो बस ये भी मेरी रेडी हो चुकी थी। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती कि ना मैं इफ्तारी के वक्त ही ना सारा काम अपना कंप्लीट ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद में इफ्तारी के बाद में इफ्तार होते सबसे पहले तो चाय की तलब लगती है, तो चाय वगैरह बनती है। चाय वगैरह पीने के बाद में उसके बाद थोड़ी बहुत देर मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट का रेस्ट मिलता है। उसके बाद में फिर इशा हो जाती है। फिर इशा होने के बाद में मतलब जो थोड़ा बहुत काम होता है किचन का, मतलब जो इफ्तारी के वक्त में जो सारा मेस क्रिएट किया हुआ होता है, तो पूरा किचन समेटना होता है। तो बस फिर वो सारा किचन वगैरह समेटने के बाद में फिर तरावी का वक्त हो जाता है, फिर तरावी पढ़ने लग जाते हैं। फिर बस उसके बाद में कुरान शरीफ वगैरह, जब तक घर में सारे लोग नहीं आते तब तक कुरान शरीफ वगैरह पढ़ी जाती। तो बस इसीलिए ना उसके बाद तो टाइम नहीं मिलता है कि कुछ खाना वगैरह बनाया जाए, और बनाने का मूड भी नहीं होता है। तो इसीलिए ना इफ्तारी के टाइम पर तो ना जल्दी जल्दी उसमें ना सब बन जाता है ईज़िली। तो इसलिए मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं इफ्तारी के वक्त ही सारा काम अपना ख़त्म कर लूँ। तो बस ये देखिए, यहाँ पर मैंने ना 2 से 3 सीटी देने के बाद मैंने इसको निकाल लिया था बाहर। मतलब इसका भाप जब प्रेशर रिलीज़ हो गया था उसके बाद मैंने कुकर खोला था, अपने आप नहीं निकाला था मैंने। और उसके बाद इसको ठंडा करके ना इसको पीस लिया था मिक्सी में। अगर आप मिक्सी में पीसना चाहें मिक्सी में पीस लें, अगर अदरवाइज़ आप चॉपर में करना चाहें चॉपर में कर लें। लेकिन इसका एक अच्छा सा मतलब पेस्ट बन जाए, मतलब जिससे ना सारी चीज़ें मिक्स हो जाए और पिस जाए, दाल वगैरह जो चिकन वगैरह सब एकदम एकदम बिल्कुल ही इसका ना एकदम सॉफ्ट सा एकदम पेस्ट बनना चाहिए, एकदम नरम। और इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी बट लेकिन आराम आराम से पीसे, थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी करके पीसे, पर इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। फिर भी ना इनकेस अगर आपके ना शामी कबाब में थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भी पानी है, मतलब ना बाइंड भी नहीं हो रहे हैं और मतलब हाथ पे चिपक रहे हैं, तो उसके लिए भी ना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पॉइंट पर ना आपको उसमें एक तो गलती ये मत करना, बेसन नहीं डालना, बिल्कुल भी बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके अंदर ना ब्रेड डाल दें, ब्रेड के साइड के कॉर्नर्स निकाल के ना उसको अच्छे से ना तोड़ कर एकदम अच्छे से स्मैश करके वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे इसका मॉइस्चर रुक जाएगा। अगर आप बेसन डालोगे ना तो उसमें बेसन से ना थोड़ा सा एक अजीब सा टेस्ट आएगा। हाँ, बेसन की बजाय ना आप इसमें भुने हुए चने का आटा डाल सकते हो, हाँ वो डाल सकते हो आप, बट लेकिन ना बेसन बिल्कुल नहीं डालना। तो बस यहाँ पर इस तरीके से करके ना इसका मॉइस्चर आप ख़त्म कर सकते हो। तो बस इसमें से अब हम थोड़ा सा ना कीमे का कह रही हूँ, कबाब का मिक्सचर लेंगे। जितने क्वांटिटी मतलब जितना मोटा या जिस शेप का आपको चाहिए उस हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर उसमें से जिस भी शेप के आपको कबाब चाहिए आप उस शेप में आप इसको बना कर रखते जाएँ। और बस इसको देखो, ये आप कबाब बनाए ना, मतलब इसकी अच्छा मतलब सही से इसके अंदर मॉइस्चर नहीं, ये सब इसकी पहचान क्या है, जब आप बनाएंगे ना तो ये आपके हाथ पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बट इनकेस फिर भी अगर आपका रह जाए ना, जैसे मैंने आपको बताया, आप उस तरीके से कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको बाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप थोड़ा बहुत तेल लगा लें अपने हाथों में, तो उस तरीके से आपके कबाब ना आपके हाथ पे चिपकेंगे नहीं। तो बस इसी तरीके से ना सारे मिक्सचर को ना बना कर रख लीजिए। जो मेरा हाफ़ के जी चिकन था मेरा और 1 कप दाल थी ना, इसमें से करीबन 25-30 कबाब मेरे बन गए थे। बाकी आप जिस भी हिसाब के, मतलब आप बहुत ज़्यादा मोटे बनाते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटे बनाते हो तो उस हिसाब से आपके और कम ज़्यादा बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना लें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत आसान भी है और वाकई में बहुत टेस्टी लगती है। इसको ना हम कैसे खाते पता है, इसको इफ्तारी के टाइम पर ना हम ब्रेड के अंदर लगा के इसको ना हरी चटनी या सॉस वगैरह के साथ में खाते, इतना मज़ेदार लगते हैं। या फिर आम दिनों में कभी मैं इसको बनाती ना तो इसको ना बर्गर की तरह खाया जाता है हमारे घर में, वाकई में बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो इस तरीके से ना आप नॉर्मल डेज़ में भी बना सकते हो और रमज़ान में तो खैर बना ही सकते हो। और बहुत आसान है, सबसे मेन चीज़ है कि आसान बहुत है। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने ना 2 अंडे फेंट लिए थे, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाली, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। नमक और रेड चिली पाउडर ज़रूर डालें, तो उससे क्या ना एकदम प्रॉपर, वरना कई बार ऐसा होता है नहीं, हम लोग अंडा डायरेक्टली अंडे में डिप करके ऐसे ही फ्राई कर देते हैं, तो थोड़ा सा जो अंडे के अंदर थोड़े से मसाले नहीं होते ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टेस्ट अलग आता है। तो इसलिए लाल मिर्ची पाउडर और नमक ज़रूर डालें इसके अंदर अंडे में, और उसके बाद में इसके अंदर डिप करें इसको ना, कबाब को जो ना इसके बाद में इसके अंदर डिप करें। और अगर आप चाहें तो इसके ना अंडे में डिप करने के बाद में ना इसको आप ब्रेड क्रम्स लगा कर भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी थोड़ा सा एक अलग टेस्ट हो जाएगा। या फिर सिवैयाँ लगा कर फ्राई करें, मतलब हर तरीके से फ्राई कर सकते हैं, आपको जैसा चाहे आप उस तरीके से इसको फ्राई करें। और मैंने ना इसको शैलो ही फ्राई किया है, डीप फ्राई नहीं किया। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट डीप फ्राई में ना बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इस वजह से ना मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ इनको। डीप फ्राई कर सकते हो, अंडा पूरा कोटिंग, अंडे की पूरी कोटिंग रहती है ना, तो टूटने वूटने का कोई मसला नहीं होता है।
तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन बस मैं ना तेल की वजह से ही नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर ना ऑलमोस्ट बिल्कुल इफ्तारी का एकदम टाइम हो चुका था बिल्कुल, क्योंकि फ्राई ही करने तो बाकी सारा काम मेरा हो चुका था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से इनको फ्राई करके लेके जा रही थी, और इफ्तारी के लिए इफ्तारी के दस्तर पे लेके जाना था इनको जल्दी से, और बैठकर दुआ वगैरह भी मांगनी होती है। तो अक्सर ना कई दफ़ा ऐसा होता है कि ना टाइम बहुत कम रह जाता है, मुश्किल से 5 मिनट रह जाती है, तो दुआ वगैरह मांगने के लिए थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने इनको फटाफट, क्योंकि टाइम एकदम कम रह गया था, तो मैंने फटाफट से मैंने इनको, जैसे मेरे से आधे कच्चे पक्के मेरे हुए, तो मैंने फटाफट उतार लिए, क्योंकि शूट भी करना, सबसे मेन चीज़ है शूट का मसला हो जाता है, इस वजह से सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। तो बस यहाँ पर देखिए हमारा दस्तरखान लग चुका था, तो बस यहाँ पर हम इफ्तारी के लिए बैठ गए थे। तो बस चलिए इसी के साथ मैंने इस व्लॉग को मैं यहाँ पर कर देती हूँ एंड। कैसा लगा आपको मेरा ये वाला व्लॉग, आप मुझे कमेंट करके बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और रमज़ान व्लॉग के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं आपको इंशाल्लाह आगे और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिए। मिलती हूँ आपसे फिर। अल्लाह हाफिज़।